हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। मेरे भाई और मेरे बहन, आप लोग, अगर हम यहाँ खड़ा है तो बस आप लोगों की मोहब्बत की वजह से खड़ा है। मेरे अंदर में इतना ताकत नहीं है कि मैं आप लोगों को खड़ा होकर स्टडी करा सकूं, लेकिन आप लोगों के जब भी मैं कमेंट सेक्शन को स्टडी करता हूं ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। अगर आप लोग पूरे साल भर जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बीच रास्ते में जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि मिसाइल क्लासेस के फैमिली में आप लोगों को जो है स्टडी कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। अगर आप लोगों के अंदर से आवाज़ आती है, आपके दिल के अंदर से आवाज़ आती है कि मिसाइल क्लासेस हमारे भविष्य में, आने वाले जनरेशन के लिए या हमारे भविष्य में कुछ इनकलाब पैदा कर सकती है, तो आप लोग आने वाले जनरेशन, आपके छोटे भाई बहन होंगे या रिलेशनशिप में होंगे या आपका जो भी फ्रेंड सर्कुलर में होंगे, उन लोगों को जरूर आप लोग इन्वाइट करिए मिसाइल क्लासेस के फैमिली में। उन लोगों को बताइए कि एकदम कम से कम फी में एक बार पे करना है। आप पूरे साल भर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में 2023 से 2024 के सेशन में ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाया था, कुछ प्रॉब्लम था मेरे भाई, इस कारण से। पर इस बार 2024 से 2025 के जो सेशन होगी, चाहे आप सेमेस्टर में पढ़ेंगे, चाहे आप सीयूटी का पेपर देंगे, चाहे आप कोई क्लास 11 का होगा, क्लास 10 का होगा या क्लास 12 का होगा, भरपूर मात्रा में इस बार हमारी टीम पूरे जोश और होश के साथ है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग हमारे साथ रहें तो हमारे झारखंड को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगी, खास करके एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन इज द वेरी नेसेसरी ऑफ ह्यूमन लाइफ। एजुकेशन इतना अनिवार्य है मेरे भाई कि इंसान कभी सोच नहीं सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा मेरे भाई कि अगर जिस थाली पे खा रहे हैं उस थाली को अगर पढ़ाई करने के लिए अगर बेचना भी पड़े ना, तो मैं बेच दूंगा उस थाली को और मैं पत्ते पे खाना खाऊंगा। इतना अनिवार्य है आपका शिक्षा। जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख कर हमें नौकरी मिले, लेकिन यह बात जरूरी है कि कोई भी चीज करने से पहले आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। समझिएगा, एक ध्रुवीय का अर्थ होता है क्या, याद रखिए, एक ध्रुवीयता का मतलब होता है कि मेरा दबदबा, मेरा वर्चस्व, मेरा बोलबाला हो। जैसे जब द्वितीय विश्व युद्ध की अंतिम हो रहा था 1945 में, उस समय शुरू हुआ था शीत युद्ध 1945 में। शीत युद्ध का विघटन हुआ था, मतलब सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। सर समझिएगा, ठीक है, रट्टा लगाने का समय नहीं है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और उसी समय शीत युद्ध का भी अंत हो गई थी। उस समय दो देश दुनिया में सबसे ज्यादा उभर कर आए थे, एक आपका रूस सोवियत संघ और एक था अमेरिका। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश था, ठीक है, उसी का दबदबा चलते थे पूरे वर्ल्ड में और प्रेजेंट टाइम में भी चलता है। समझिएगा, एक ध्रुवीयता का अर्थ है विश्व पर किसी एक महाशक्ति प्रभुत्व होना, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर होना और दूसरे देशों को दबाव बनाकर रखना। वही महाशक्ति विश्व में शांति स्थापित कर सकता है तथा छोटे छोटे देशों के बीच युद्ध करवा सकती है। और छोटे छोटे देश को, मान लेते श्रीलंका और मालदीव, मैं क्या हूं पता है, मैं हूं क्या पता है, मैं अमेरिका हूं और इस श्रीलंका और मालदीव, मैं दोनों को लड़ा दिया हूं। और इसके पास जाके मैं कह रहा हूं, समझिए ध्यान से, इसके पास जाके कह रहा हूं क्या चाहिए तुमको, हथियार चाहिए, लो हथियार। इसको पता नहीं चला कि मैं हथियार दिया हूं। फिर मैं इसके पास आया हूं, अरे श्रीलंका तुम्हें क्या चाहिए रे, तो कहेगा सर हमें हथियार चाहिए, हथियार लो, हथियार जा मार के तो भून दो एकदम, मालदीव को भून दो। फिर मालदीव को मैं मालदीव के साथ जा रहा हूं तो मालदीव क्या रहा है, मालदीव को मैं बता के आ रहा हूं कि जाके आप भून दो किनको, श्रीलंका को। इस तरह से दोनों देशों को लग रहा है कि मुझे अमेरिका मदद कर रही है, मुझे भी अमेरिका मदद कर रही है, लेकिन ये नहीं पता है कि मैं ही दोनों को मदद कर रहा हूं, ठीक है, एक दूसरे को पता नहीं है। इस तरह से दोनों देश को हम अपने कब्जे में कर ली, क्यों, क्योंकि मैं हथियार दे रहा हूं। इस तरह से अपने आप को एक दबदबा बनाते हैं, वर्चस्व बनाते हैं, बोलबाला बनाते हैं, इसी को बोलते हैं सर एक ध्रुवीयता। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। युद्ध करा सकती तथा अपना प्रभाव डालकर किसी देश के विदेश नीति को अपने नियंत्रण में ले सकती है, इसे ही एक ध्रुवीयता कहते हैं। आते हैं सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पंचशील, मैं 3 बार बता चुका हूं, ये चौथी बार है, लास्ट स्टेप। पंचशील समझौते क्या, 29 अप्रैल 1954 भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुई। विश्व में शांति के लिए नेहरू ने पंचशील जैसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें 5 सिद्धांत बताया गया था। एक नहीं है यहाँ पे, अखंडता होगी, ठीक है, एक नहीं है, इसमें अखंडता होगी। भारत और चीन एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को और डिटेल से इसमें समझना है तो एक बार आप अच्छी तरह से, जो इससे पहले मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया तो वहां पे जाकर देख सकते हैं। भारत और चीन एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में बताया आपस में कभी भी एक दूसरे का विरोध आक्रमण नहीं करेंगे, मतलब ये हमारा चीन, ये हमारा भारत, हम लोग कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे।
दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक विवादों पर दखल ना देंगे और हमारे देश के अंदर में, भारत के अंदर में क्या हो रही है क्या नहीं, ये चीन वाले नहीं ध्यान देंगे। चीन के अंदर में क्या हो रही है या क्या नहीं, ये भारत के लोग वहां पे दखल नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 3 में यही कहा गया था। पॉइंट नंबर 4, समानता और परस्पर नीति का पालन करेंगे और समानता हम लोग बनाए रखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर में बताया गया अखंडता के बारे में बताया गया था। तो इस तरह से आपके पेपर में आएंगे तो आपको सही तरीके से लिखना होगा। किसके बारे में? पंचशील समझौता। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत के बारे में मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता चुका हूं और यह भी बताया था कि ये क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का नहीं 5 मार्क्स का आएगी। सार्क के 8 सदस्य के नाम बताएं। सार्क का अगर देखना चाहते हैं, सार्क का मेरे भाई, सार्क का अगर ट्रिक देखना चाहते हैं देश का, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना। शुरुआत में इसमें 7 सदस्य थे, इसमें एक और आ गया था, कौन? अफगानिस्तान। अब यह सदस्य बढ़ने से इसकी संख्या 8 हो गई, जो निम्न है: पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और अफगानिस्तान। ये 8 देश आपके यहाँ पे शामिल है। ठीक है, एक यहाँ पे है 7 नहीं दिख रहा है, ये 8 देश है। ठीक है, तो इस तरह से आप सार्क के बारे में अच्छी तरह से पता होगी। अच्छा, सार्क का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाएगा ना, मुख्यालय याद रखिएगा काठमांडू में है, यह भी आपको पता होना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? काठमांडू। याद रखिए क्या हो जाएगी? काठमांडू में होगी। ठीक है, इसका लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ढाका में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। ठीक है, चलिए सर, पहला बैठक इसका ढाका में हुई थी। सिंडिकेट का क्या अर्थ होता है? सिंडिकेट का अर्थ है कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेताओं के संगठन जिसने इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने की कोशिश की। सिंडिकेट का मतलब होता है कि जैसे मान लेते एग्जांपल में बता रहा हूँ, अभी बोल रहे थे बीजेपी का भी दबदबा चल रहा है। बीजेपी का अगर मैं लीडर में मान चला हूं तो अभी कौन है? मान चलते हैं कि प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को बीजेपी के ही नेता या तो कोई और विपक्ष वाले नेता अगर उसको गिराने की कोशिश करते कि नहीं, सब मिलकर, बीजेपी भी मिलकर और कांग्रेस में भी मिलकर कि नहीं, आप मोदी को सरकार नहीं बनाना है, मोदी को आप प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंडिकेट। ठीक है, सिंडिकेट का अर्थ है कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेताओं के संगठन जिसने इंदिरा को सत्ता से हटाने की कोशिश की तथा उन्हें दल से विचलित कर दिया। गरीबी हटाओ के राजनीति पर एक निबंध प्रस्तुत करें। गरीबी की हटाओ का नारा सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने दिया था, वो भी पंचवर्षीय योजना है। कौन सा योजना? पंचवर्षीय योजना। इसको ध्यान नहीं देना है, अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान देना है। कांग्रेस के पुनर्स्थापना, अब सभी को पता है मेरे दोस्त कि कांग्रेस का 1967 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। अच्छी तरह से आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस पार्टी का टूट गया था कितना, जब से भारत आजाद हुई थी तब से लेकर 1967 तक कांग्रेस का ही भारत में दबदबा थी, कांग्रेस पार्टी का ही। लेकिन एक समय आया था 1967 में कि कांग्रेस पार्टी विभिन्न क्या हो गई, विघटन हो गया, टूट गई थी। टूटने का कारण पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब टूटा तो कभी कोई जुटेगा ना, तो जुटने का पुनर्स्थापना मतलब फिर से कैसे जन्म हुई इनका। तो 1970 में कांग्रेस के पुनर्स्थापना के निम्नलिखित कारण थे। पॉइंट नंबर 1, टूटने के बाद 1967 में टूट गई, लेकिन फिर से जुटने का कारण आपसे पूछा गया। पॉइंट नंबर 1, 1971 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 1971 में 1971 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 1976 के चुनाव में कांग्रेस को भारी धक्का लगा क्योंकि राज्य में उनकी सरकार गई, लेकिन 1971 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली थी। भले ही 1976 में सरकार चली गई, 1976 में भले ही सरकार की हार हो चुकी है, लेकिन 1971 में सबसे ज्यादा अगर बहुमत मिली थी वह कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, 1, 2। 1972 में राज्य के विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा के चुनाव में हार झेलना पड़ा था। 1967 में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अगर वही मैं बात करूं 2-4 साल बाद यानी 1971-72 में, तो कांग्रेस पार्टी का दबदबा फिर से आ गई थी। परंतु 1972 में कांग्रेस विधानसभा में पर्याप्त बहुमत मिला। 1972 में कांग्रेस को विधानसभा में पर्याप्त बहुमत मिला जिससे जीत उसके हासिल हो सके। इस प्रकार प्रयुक्त उपयुक्त वर्णन से कांग्रेस के पुनर्स्थापना की व्याख्या व्यवस्था की जाती है। ठीक है, चलिए सर आते अगला क्वेश्चन पे। संपूर्ण क्रांति का उल्लेख करें। अब सभी को अच्छी तरह से पता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाला कौन था? जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगी? संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाला व्यक्ति कौन था? जयप्रकाश नारायण। समझिएगा, सन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन चलाया जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के सभी क्षेत्रों में मूल्य परिवर्तन होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज का परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वह आर्थिक व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सांस्कृतिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, कुछ भी क्षेत्र में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। किसने चलाया था? जयप्रकाश नारायण ने। कब चलाया था? 1974 में। इसी आंदोलन को संपूर्ण क्रांति के नाम से
संपूर्ण का मतलब संपूर्ण, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, शिक्षित, सारा चीज को मिला करके, निचोड़ करके इसी को बताया गया था संपूर्ण क्रांति। याद रखेगा, पूछा गया, याद रखिए 1974 में जयप्रकाश नारायण के ने आंदोलन चलाया जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के सभी छात्रों में मूल्य परिवर्तन होना चाहिए। इसी आंदोलन को संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। सन 1974 में बढ़ती हुई खाद्य के अभाव और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्राओं ने आंदोलन चलाया, और बिहार के छात्राओं ने आंदोलन चलाया था। इसी को हम लोग बोलते हैं जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस प्रकार की? आप सभी को पता है कि पहला बार अगर आपातकाल लागू किया था वह था श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था मेरे दोस्त? श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन वही आपसे पूछ रहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस प्रकार से की थी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून, याद रखिए कितना, 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को मौखिक सलाह दी, लिखित नहीं, जबकि लिखित होना चाहिए था। मौखिक सलाह दी जिसको मानकर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, कई बार पूछा जाता है कि आपातकाल किसमें लगाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 352। अनुच्छेद नंबर 352 के तहत देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस फैसले के लिए मंत्रिमंडल की भी कोई औपचारिक बैठक नहीं की। यानी जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे ना, देखिए आप देश के प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, आपको राष्ट्रपति से सलाह लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सलाह लेना पड़ेगा कि देखिए ऐसा ऐसा आंतरिक गड़बड़ी हो रही है हमारे देश के अंदर में, आक्रमण हो रही है, सूखा पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको राष्ट्रपति से परमिशन हो लेना ही पड़ेगा। आप कितने भी बड़ा नेता क्यों ना, कितने भी बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आपको राय लेना पड़ेगा राष्ट्रपति से। ठीक है, तो राष्ट्रपति से अगर आप राय नहीं लेंगे तो आप जब भी आप आपातकाल की स्थिति लागू करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले लिखित में राष्ट्रपति को एक पत्र लिखना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर में ऐसा ऐसा गड़बड़ी हो रही है जिस कारण से हमें लगता है कि देश के अंदर में आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की स्थिति लागू करना होगा। राष्ट्रपति आपको सलाह देगी तभी जाकर आप लागू कर सकते हैं, तब लागू करने का अधिकार नहीं है। लेकिन 1975 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जो थे, इंदिरा गांधी ने कहा कि मुख्य रूप से ही कहा दिया फखरुद्दीन को, जो राष्ट्रपति थे उस समय, कह दिया कि देखिए ऐसा ऐसा बात है कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति, हम लोग राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि हम लोग आपातकाल की स्थिति का नियम लगा रहे हैं। अब क्या आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इस फैसले के लिए मंत्रिमंडल का भी कोई सलाह नहीं लिया था। ठीक है, आगे कहता है कि औपचारिक बैठक ने की, मंत्रिमंडल को भी इसकी सूचना 26 जून, मेरे भाई याद रखिएगा कितना, एक दिन बाद पता चल रही है, जबकि उससे पहले पता चलना चाहिए था। 26 जून की सुबह को दी गई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को यह बताने का प्रयास किया कि आपातकाल की स्थिति की घोषणा के लिए विरोध दल जिम्मेवार है। याद रखिएगा, इस तरह से है हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा इस प्रकार से की थी। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर आपातकाल की स्थिति के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली से लिख लेंगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनता पार्टी के उदय और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की सफलता पर प्रकाश डाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनता पार्टी एक समय था जब पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर दबदबा था वह कांग्रेस पार्टी, जब से आज़ादी हुई है तब से लेकर 1967 तक। ठीक है, लेकिन एक जमाना था फिर कांग्रेस पार्टी टूट गई, फिर जुड़ी, फिर टूट गई। वही आपसे पूछ रहे हैं कि 1977 में जनता पार्टी आ गई थी। क्या? जनता पार्टी। वही आपसे कह रहा है कि जनता पार्टी के उदय 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की सफलता पर प्रकाश डाले, किस तरह से वो सफलता हासिल किए थे। आपातकाल 18 माह तक चला। अब मैं बता दूं आपातकाल जो अभी जस्ट मैं बता रहा था, इमरजेंसी टाइम, ये अमेरिका जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिए गए, जैसे संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, उसके बाद आपका जो अगर हो गया संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था रूस से लिया गया है। इसी तरह से कुछ ना कुछ अलग अलग देशों से लिया गया है। ठीक इसी तरह से याद रखिएगा आपातकाल की जो स्थिति है वो अमेरिका से, जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल 18 महीने तक चला। इसके बाद 1977 के जनवरी से में सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया और सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया। अब 1977 के जब जनवरी महीना में सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया तो उस समय सभी नेता जो थे, दिग्गज बड़े बड़े जो नेताएं थे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया, जेल से निकाल दिया, जाओ अब जाओ, चुनाव होने वाला है। ठीक है, सभी विरोधी दलों के नेता ने इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया। अब सभी विरोधी दल ने, सभी ने मान लिया
मान लेते हैं आरजेडी हो गया, मतलब बहुत सारे संगठन हो गए। देखिए बहुत सारे संगठन, ये संगठन, ये संगठन, ये संगठन, और इधर मान लेते हैं हम लोग का भी एग्जाम्पल में मान के चलता हूं कि कांग्रेस पार्टी, क्या है, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। लेकिन ये सब जो है ना सारा चारों मिल चुका है और कहा किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी को हराना है। क्या कहा विरोधी दलों ने कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी को हराना, क्वेश्चन समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी को हम लोगों को हराना है। तो सभी एक खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया। जनता पार्टी की ही कांग्रेस के खिलाफ मुख्य विरोधी दल था। चुनाव का नतीजा ने तो और भी चौंका दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई, और पहली बार ऐसा हुआ था आजाद भारत में, उस समय 1977 में पहली बार कि चुनाव वो हार गई, लोकसभा का चुनाव हार गए। ठीक है, कौन, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को लोकसभा की 154 सीट मिली और इसके साथ ही दलों को 542 सीटों में 330 सीट मिली। जनता पार्टी ने केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेस सरकार बनाई। जनता पार्टी ने, उस समय कोई बीजेपी कुछ नहीं था, उस समय कांग्रेस और जनता पार्टी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जनता पार्टी कैसे सफल हुई। जैसे जेल से रिहा कर दिया, सारा व्यक्ति एकजुट हो गए। एकजुट होने के बाद कांग्रेस के विरोध में मोर्चा निकाले, कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट हुए, और इसी तरह से जनता पार्टी के खिलाफ में विरोधी दल ने चुनाव जीत लिया। और जीतने के बाद कांग्रेस में एक समय ऐसा था 1977 में कि कांग्रेस पार्टी को पहली बार क्या मिला था, हार मिली थी, हार का मुंह देखना पड़ा था। चलिए सर, आशा करते हैं अगला क्वेश्चन में आते हैं कि शाह आयोग की नियुक्ति का क्या उद्देश्य था। 1977 की मई में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश JC शाह की अध्यक्षता में एक आयोग की गठन किया। इसकी गठन 25 जून 1975 के दिन आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के लोग अलग आरोप के विधि पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। यह आयोग हजारों गवाहों के बयान को दर्ज किया और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के साक्ष्यों की जांच की। इन गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों पर एक भी जवाब नहीं दिया। यह है सर हम लोग का शाह आयोग। आते अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते समय सरकार ने इसके क्या कारण बताए। अभी तो राष्ट्रपति, अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन को ना आप लोग गलत फिर याद रखिए, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर अलग चीज बता रहे आप। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस प्रकार की, पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन है, समझिएगा किस प्रकार की। और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए। किस कारण से अपने राष्ट्रपति किस कारण से अपने राष्ट्रपति शासन घोषित किए, यानी आपातकाल की स्थिति लागू किए, ये आपको कारण बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहला कारण पे आते हैं सर। सरकार ने विरोधी दलों के आंदोलन को दबाने के लिए 25 जून 1975 के दिन आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी, जिसका पहला कारण था आपातकालीन स्थिति को घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की गई। आप सभी को बताया, मैंने जस्ट बताया 352 के तहत की गई, जिसका अर्थ है कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई। पॉइंट नंबर 1, सरकार का कहना था कि सरकारों को सही से काम करने नहीं दिया जा रहा था। अब पता है इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति क्यों लगाई। आप सोचिए 1975 में आपातकाल की स्थिति लगा रही है और 1977 में जनता पार्टी जीत रही है, ठीक है। अब 1977 में चुनाव होगी, तो चुनाव की प्रक्रिया लगभग 2-3 साल पहले होती है। इंदिरा गांधी जो थी ना, बहुत याद रखिएगा क्या थे, मतलब बोल सकते थे दिग्गज नेता थे, और वो कह रहे थे कि देखिए सरकार में जो आपातकाल की स्थिति लागू हो रही है उसका एक कारण बताए। कोई तो कारण बताना पड़ेगा ना कि आपातकाल लागू हो रही है, इसके कारण। इन्होंने डायरेक्ट कह दिया, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से लिखित में कह दिया कि हमें सही तरीके से विकास करने में बाधा पहुंचा रही। कौन? ये सब जो छोटे छोटे जो नेता थे, छोटे छोटे जो पार्टियां थी, उन्होंने इस कारण से आपातकाल की घोषणा कर दिए थे। वही कह रहा है कि सरकार का कहना था कि सरकारों को सही से काम करने नहीं दिया जा रहा था, इस कारण से इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जगह जगह आंदोलन व धरनाएं का आयोजन हो रहा था, जहां तहां क्या हो रहे थे कि विरोधी दल क्या करते थे, जहां तहां क्या करते थे, आंदोलन कर देते थे, और इस तरह से हम लोग विकास नहीं कर पा रहे थे। कौन कहते थे? इंदिरा गांधी जी कहते थे, जिससे बहुत नुकसान होता था, और इस तरह से करने से काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। अनेक क्षेत्र में आंदोलन के कारण हिंसक घटनाएं हो रही थी। आते सर सेना और पुलिस को बगावत व विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा था, और जो सेना थे
और जो हमारे याद रखिएगा जो सेना थे और जो पुलिस थे ना, पुलिस दोनों को उकसाए जा रहे थे। विपक्ष पार्टी उकसा रहे थे। उकसाना का मतलब समझ रहे हैं कि जोश में आकर छोड़ देना और उसके बाद ये पीछे से हट जाती है। अक्सर हम लोग ये गांव में देखते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा हो रहा था और राष्ट्रीय एकता जो एकजुट था, एक यूनिट था, इसमें भी खतरा पहुंच रही थी। कौन कह रहा था? इंदिरा गांधी। किसको? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कराने का प्रयास किया जा रहा था। कानून के शासन को खतरा उत्पन्न हो रही थी और कानून के जो शासन चल रही थी उसमें खतरा धीरे धीरे खतरा उत्पन्न हो रही थी। अर्थव्यवस्था को संकट पहुंच रहा था और जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक्स थी, उसमें क्या हो रही थी? संकट पहुंच रही थी, बाधाएं पहुंचा रही थी। कौन? विपक्ष पार्टी के जो भी नेता थे, अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता होगी, सारा कांग्रेस के विरोध में क्या कर रहे थे? कहीं कहीं जाकर आंदोलन कर रहे थे, कहीं जाकर मारपीट कर रहे थे। इस तरह से वो विरोध के जो यहाँ जो गड़बड़ी पैदा हो रही थी, इसी कारण से कांग्रेस पार्टी सही तरीके से विकास नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह है सर हम लोगों का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का नहीं, आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। और आज रात 7 बजे, याद रखिए, आज रात 7 बजे आप लोगों का क्लास होगी सब्जेक्टिव का। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बता चुका हूं, ऑब्जेक्टिव मैं बहुत बता चुका हूं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे मेरे भाई, एक बार ऑब्जेक्टिव को अगर सही तरीके से देख लेंगे ना, वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में इससे बाहर नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता चुका हूं, वहां पे भी मैं बता चुका हूं। सारा क्वेश्चन के तो रगड़ तक मिल गया। ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया। उसके बाद आप जैसे निचोड़ेंगे मेरे भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो आपको सारा चीज ना, एक एक चीज आपको मैं निचोड़ कर बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। सही तरीके से आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। चलिए सर आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किया अभी। देखिए ये क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। 19 से 17 अक्टूबर 1973 को गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब में अकाली दल की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पास हुआ। इसमें सिखों को एक पृथक कौम कहा गया तथा मांग की गई। स्थिति बहुत बिगड़ गया जब उग्र अकालियों ने आतंकवाद का सहारा लिया। हिंदू तथा नरमपंथी अकालियों की हत्या होने लगी। ऐसे तत्वों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में शरण ली ताकि वे पुलिस की पकड़ में से बच सके। आप सभी को पता है ना, जब आप पुलिस को कहीं दौड़ाएंगे, हाँपाएंगे, कापाएंगे, तब जाके मंदिर में, मस्जिद में घुस जाएंगे तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी, ठीक है। पुलिस वहां पे जल्दी से घुसते नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे बचेंगे नहीं अगर कोई गलत काम किए तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में शरण ली ताकि वे पुलिस की पकड़ से बच सके। अतः उसके विरुद्ध 1984 में सैनिक कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार किए गए। आते सर अगला क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन के बारे में कुछ बताएं। चिपको आंदोलन यह घटना 1973 में उत्तराखंड के एक गांव में घटी। उत्तराखंड के एक गांव में घटी। वहां की सरकार पेड़ों को काटने के लिए कुछ बाहरी लोगों को अनुमति दे रहे थे। अब उत्तराखंड की सरकार जो थी ना, उस समय 1973 में उत्तराखंड के सरकार ने बाहरी लोगों को कहा कि यहाँ की पेड़ को साफ कर दिया जाए, यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह कुछ भी बसाया जाए। लेकिन वहाँ की महिलाएं जो थी ना, उन्होंने कहा, जैसे उन लोगों को खबर चला, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ इसी तरह से लिखना है, जिस तरह से उनको खबर चला कि हमारे यहाँ के पेड़ को काट रहे हैं, तो लोगों ने, महिलाएं ने घर से निकल कर, सारा की सारी महिला, 1-2 महिला नहीं, हजारों महिलाएं घर से निकलकर पेड़ों पर चिपक गए और बाहरी लोगों से कहने लगा कि अगर आपको पेड़ काटना है तो सबसे पहले हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा, यानी सबसे पहले हमें काटना पड़ेगी। वह घटना 1973 में उत्तराखंड के एक गांव में घटी। वहां की सरकार पेड़ों को काटने के लिए कुछ बाहरी लोगों को अनुमति दे देते हैं। लोग इसका जमकर विरोध करते हैं और इस तरह हद तक विरोध करते हैं कि वे लोग पेड़ों से चिपक जाते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया, पेड़ों से क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। वे लोग पेड़ों को अपनी बाहों में लेकर आंदोलन करते हैं और अपने बाहों में पेड़ों को लेकर आंदोलन करते हैं। इसी को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुण इस आंदोलन के, याद रखिए, जो सुंदरलाल बहुगुण है इस आंदोलन के प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे। इनका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ों की रक्षा करना था। सुंदरलाल बहुगुण चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। मेरे भाई याद रखिएगा, ठीक है। तो चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग क्लास 12 में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे हिंट मिल गया होगा तो आप लोग इजीली से यहाँ पे कर लेंगे। चलिए सर आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि दलित पैंथर्स एक जन आंदोलन के रूप में समझाइए। दलित पैंथर्स जो थे ना, एक तरह का जन आंदोलन थे, इसके बारे में आपको समझाना है। तो मैं चाह रहा हूँ मेरे भाई कि यहाँ से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और आप लोग पढ़िए मेरे भाई, पढ़िए।
अंदर में समझदारी होगी ना तो आपको समझ में आएगा कौन सा सामान ओरिजिनल है, कौन सा सामान डुप्लीकेट है। कहीं अगर कोई आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं ना और आपको उठा करके पुलिस ले जा रही है ना, तो आप अगर धारा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारत का आर्टिकल यानी अनुच्छेद, भारत का धारा, भारत का आर्टिकल, भारत का अनुसूची, भारत के संविधान के और भाग के बारे में अगर नॉलेज होगी ना तो आप वहां जाकर कह सकते हैं सर आप मेरे विरोध में जो आपने मुझे घर से पकड़ कर लाए हैं, कौन सा आईपीसी, कौन से इंडियन पिनल कोड के तहत आप उठा कर लाए हैं, ये आपके अंदर में नॉलेज होगी तभी तो कर सकते हैं। अगर कल जाकर कोई दिन में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने का भी लिए उसके लिए भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए भरपूर मात्रा में स्टडी करें और याद रखिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का याद रखिएगा सेमेस्टर का भी क्लास कराई जाएगी, ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसी तरह से मिलते हैं, मैं आज रात 7 बजे आप लोगों को मैं क्लास प्रोवाइड करूंगा आपका सब्जेक्टिव का, रेडी रहिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।